नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आपको यहां पर राजस्थान की सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग अपडेट्स के रूप में देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। अशोक गहलोत ने गांवों में टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। कंटेनमेंट जोन बनाने पर भी हुई चर्चा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन पर चर्चा के लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में उन्होंने गांवों में टेस्टिंग बढ़ाने और कोरोना के प्रति लोगों में जन जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए। जहां पॉजिटिव केसों की संख्या ज्यादा आ रही है, वहां कंटेनमेंट जोन में बनाने पर भी चर्चा की गई। हालांकि ये करने से पहले मुख्यमंत्री ने राज्य की ओर से लगाई गई पाबंदियों के क्या परिणाम आते हैं, इस पर निगरानी रखने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने नाइट कर्फ्यू की पालना भी अच्छे से करवाने के निर्देश दिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर बात करते हैं कोरोना अपडेट्स की। तो पिछले 24 घंटे में राजस्थान में 3285 नए मरीज मिले हैं, जबकि 2144 लोग ठीक हुए और 18 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ ही संक्रमितों की संख्या अब 2,53,767 हो गई है। इनमें 26,320 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 2,25,229 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर अब 2218 हो गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सांसद बेनीवाल बोले, सरकार ने किसानों के लिए दमनकारी नीति अपनाई तो पूरे देश में विरोध करेगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने गुरुवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र सरकार को कृषि कानूनों पर किसानों की बात सुनने के लिए कहा है। बेनीवाल ने ट्वीट करके हुए लिखा कि केंद्र सरकार को दिल्ली आ रहे किसानों की बात को सुनकर कृषि कानून को वापस लेने की जरूरत है। हरियाणा समेत आसपास के राज्यों की सरकारें किसानों पर कोई दमनकारी नीति नहीं अपनाई। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी केंद्र में एनडीए सरकार का सहयोगी दल है। इसी के साथ ही बेनीवाल ने केंद्र को कहा कि अगर पुलिस और सरकारों ने किसानों के विरोध में कोई दमनकारी नीति अपनाई तो आरएलपी राजस्थान समेत देश भर में किसानों के पक्ष में प्रदर्शन करेगी। साथ ही केंद्र को स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने की भी जरूरत है, ताकि किसान कौम का भला हो सके। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आसमान से मावठ के रूप में बरसा अमृत, किसानों के खिले चेहरे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण बीती रात दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में मावठ हुई, जो इन क्षेत्रों में बोई रबी की फसल के लिए अमृत साबित हुई। देर रात तेज हवा चलने और बादलों की गर्जना के साथ भी ही शुरू हुई बारिश का दौर रुक रुक कर आज तड़के 4 बजे तक चला। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 8 बजे तक अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा सहित 1.5 दर्जन से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। इसी के साथ ही मौसम विभाग ने अब आगामी 27, 28 और 29 नवंबर को झुंझुनू, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है और साथ ही प्रदेश के अन्य शहरों के तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज होने और सर्दी बढ़ने की संभावना जताई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 1 दिसंबर से भक्तों के लिए खुलेगा गोविंद देव जी मंदिर। लॉकडाउन से अब तक केवल ऑनलाइन ही दर्शन दे रहे हैं ठाकुर जी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन से बंद पड़े शहर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर के द्वार 1 दिसंबर से भक्तों के लिए फिर खुलने जा रही है। लगभग 254 दिनों बाद भक्त ठाकुर जी को मंदिर जाकर देख सकेंगे। हालांकि इस बार ठाकुर जी के दर्शन नजदीक से न होकर लगभग 50 फीट की दूरी से ही करने होंगे। मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को न तो गर्भगृह में जाने की अनुमति होगी और न ही गर्भगृह के सामने बने मुख्य पांडाल में। मंदिर प्रबंधन ने दर्शन के लिए बैरिकेड्स लगाए ताकि दर्शक दूर से ही भगवान के दर्शन कर मौके से ही वापस लौट जाए। बिना मास्क मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मंदिर परिसर प्रवेश करने के बाद लोगों को जूते चप्पल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह सीधे ही मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर दूर से दर्शन कर वापस लौट जाए। इस दौरान सामान्य दिनों की तरह लड्डू, प्रसाद भंडार, तुलसी, चंदन वितरण और मंदिर की परिक्रमा को बंद रखा जाएगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब महाराष्ट्र जाने वाली ट्रेनों में कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही मिलेगी एंट्री। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने राजस्थान समेत गुजरात और गोवा से आने वाली ट्रेनों में बुधवार से यात्रियों के लिए कोविड-19 जांच अनिवार्य कर दी है। नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही ट्रेन में एंट्री मिल पाएगी, यानी यात्रियों को अपने साथ कोरोना जांच रिपोर्ट रखनी होगी। यह रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं 1 जनवरी से 8 फरवरी तक होगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। प्रैक्टिकल एग्जाम 1 जनवरी से 8 फरवरी तक होंगे। बोर्ड अधिकारियों के अनुसार यह तिथि संभावित है। प्रैक्टिकल की सही तारीख की सूचना बाद में अलग से दी जाएगी। बोर्ड ने परीक्षा के आयोजन को लेकर एक एसओपी मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरबीएसई 12वीं के विद्यार्थी अब नहीं पढ़ेंगे मेवाड़ के बप्पा रावल का इतिहास। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सत्र 2020 और 21 में 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में 40% कटौती की है। आधा सत्र बीतने के बाद संशोधित पाठ्यक्रम लागू कर दिया है, जिसमें कई मूल जानकारी और 12वीं राजनीति विज्ञान इतिहास सहित लगभग सभी विषयों में अध्याय उतने ही है, विषय वस्तु में कमी की गई है। मसलन राजनीति विज्ञान के छात्र संविधान के मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य नहीं पढ़ेंगे, जबकि इतिहास की किताब से मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां के संदर्भ नहीं होंगे। देश में 3 साल पहले लागू जीएसटी तक को व्यवसाय अध्ययन से हटा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उम्र कैद की सजा के विरुद्ध आसाराम की अपील पर अब सुनवाई 12 जनवरी को। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नाबालिग से यौन शोषण के मामले में आखिरी सांस तक उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम की अपील पर जल्द सुनवाई की अर्जी तो हाई कोर्ट ने सोमवार को ही स्वीकार कर ली थी। जस्टिस संदीप मेहता व रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने जनवरी के तीसरे सप्ताह में सुनवाई तय की थी, लेकिन आदेश में टंकन त्रुटि की वजह से सप्ताह शब्द अंकित नहीं हो पाया था, इसलिए आदेश में संशोधन के लिए बुधवार को फिर से सुनवाई हुई। आसाराम के वकील के आग्रह पर अब कोर्ट ने अगली सुनवाई 12 जनवरी को मुकर्रर की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जयपुर से अलग अलग शहरों के लिए अभी 60 गाड़ियां, इनमें से 17 ट्रेनें 100% से अधिक ऑक्यूपेंसी से दौड़ रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे द्वारा देश भर में 650 ट्रेनों का संचालन हो रहा है। करीब 60 ट्रेनें जयपुर से होकर संचालित है। वहीं एयरपोर्ट से रोजाना 30 फ्लाइट्स का भी संचालन हो रहा है। जयपुर से दिवाली के दौरान लोगों ने ट्रेनों में अधिक यात्रा की। अभी जयपुर से ट्रेनों में रोजाना औसतन 25,000 यात्रियों का आवागमन हो रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की डेट बढ़ाई, अब 22 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोविड-19 की वजह से छात्र हित को ध्यान में रखते हुए 2021 की मुख्य परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी डेट बढ़ा दी है। अब सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ 22 दिसंबर तक परीक्षा के लिए आवेदन किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर को निर्धारित की गई थी। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गांव की सरकार, चिकित्सा मंत्री की मतदाताओं से अपील, गाइडलाइन की पालना करते हुए वोट डालें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए चल रही चुनाव प्रक्रिया के तहत दूसरे चरण की वोटिंग 27 नवंबर को होगी। सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाले इस मतदान में 59 पंचायत समितियों के 1137 सदस्यों का चुनाव होगा। इन चुनाव में वोटिंग से एक दिन पहले चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वोटिंग के समय कोरोना से बचाव का विशेष ध्यान रखा जाए। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एम्स में राजस्थान की पहली डेक्सा स्कैन की सुविधा शुरू, हड्डी रोग से पीड़ित मरीजों को मिलेगा बेहतर इलाज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एम्स जोधपुर में एंडोक्रिनोलॉजी विभाग में आई डेक्सा स्कैन मशीन को शुरू कर दिया गया है। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर संजीव मिश्रा ने प्रदेश की पहली डेक्सा स्कैन मशीन का विधिवत शुभारंभ किया। मशीन डेक्सा स्कैनर होलोजिक होरिजन श्रृंखला की नवीनतम तकनीक वाली मशीन है, जिसकी लागत 1.5 करोड़ रुपए है। इस मशीन की स्थापना से हड्डी रोग से पीड़ित मरीजों का अब पहले से बेहतर तरीके से इलाज हो सकेगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जयपुर डिस्कॉम का निर्णय, कृषि, बीपीएल और लघु घरेलू श्रेणियों के उपभोक्ताओं को दी राहत। अब 28, 29 व 30 नवंबर को भी जमा करवा सकेंगे बिजली बिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए जयपुर डिस्कॉम द्वारा कृषि, बीपीएल एवं लघु घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को 30 नवंबर 2020 तक बिजली बिल की मूल बकाया राशि जमा करवाने पर पेनल्टी की छूट दी जा रही है। उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जयपुर डिस्कॉम के सभी बिजली बिल संग्रहण केंद्र 28 नवंबर से 30 नवंबर तक खुले रहेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 90 लाख की लागत से एमएलएसयू में बनेगा संविधान पार्क, राज्यपाल कालराज मिश्र ने ऑनलाइन किया शिलान्यास। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का शिलान्यास गुरुवार को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने ऑनलाइन किया। इस दौरान मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह समेत प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति भी वर्चुअल मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल मिश्र ने कहा कि संविधान राष्ट्र को चलाने का महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें भारत के आदर्श, उद्देश्य और मूल्यों का समावेश है। यह हमारी संस्कृति और सभ्यता की अमूल्य निधि है, जो कि एकता और अखंडता को बढ़ावा देती है। भारत का संविधान विश्व में लचीला और सर्वश्रेष्ठ है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में युवा पीढ़ी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जानकारी और मूल भावना से जोड़ने के उद्देश्य से संविधान पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोटा में मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरे संगठन, पीएम के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोटा में केंद्रीय श्रम संगठनों की ओर से केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। केंद्रीय श्रम संगठनों की ओर से अखिल भारतीय स्तर पर 1 दिवसीय हड़ताल की गई है। कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करते हुए श्रमिक संगठनों ने पीएम के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। केंद्र से समय रहते मजदूर विरोधी नीति बदलने की मांग की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर 56 भोग का प्रसाद लगाया। श्रद्धालु मंदिर परिसर के बाहर से ही बोले हैप्पी बर्थडे टू यू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कस्बे में विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम मंदिर में बुधवार को बाबा श्याम का जन्मोत्सव बनाया गया। गाइडलाइन के अनुसार शुक्ल पक्ष की एकादशी व द्वादशी को पटबंध है। हालांकि जन्मोत्सव पर बाबा श्याम का अलौकिक श्रृंगार व 56 भोग का प्रसाद का भोग लगाया गया। प्रतिदिन की 5 आरतियां भी समय समय पर की गई, लेकिन बाबा श्याम श्रद्धालुओं से रूबरू नहीं हुए। श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा मंदिर परिसर की विशेष सजावट की गई और रंग बिरंगे फूलों से बाबा का मनमोहक श्रृंगार भी किया गया। तो दोस्तों ये थी राजस्थान की सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग अपडेट्स के रूप में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू।